हाँ जी फ्रेंड्स, अभी हम सेक्शन 16 की बात करेंगे। सेक्शन 16 डील कर रहा है इफेक्ट ऑफ डेथ ऑन और बिफोर द अक्रूवल ऑफ राइट टू स्यू। कि जब आपका राइट टू स्यू शुरू होना है, मतलब कॉज ऑफ एक्शन जब होना है, उसके पहले पहले या उससे पहले या उसके मतलब जो राइट है वो शुरू ही तब होगा जब वो पर्सन की डेथ हो जाए। कॉज ऑफ एक्शन बनेगा ही तब जब उस पर्सन की डेथ हो जाए। अगर डेथ हो जाती है तो उसका इफेक्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे क्या पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर ये कहा गया है कि अगर कोई बंदा, वेयर अ पर्सन इफ ही वर लिविंग, अगर वो जिंदा होता तो उसका किसी सूट को फाइल कर इंस्टीट्यूट करने का राइट या एप्लीकेशन डालने का राइट होता, और वो बंदा उस राइट के अक्रू होने से पहले पहले उसकी डेथ हो चुकी है तब, या फिर वेयर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट कब से किया जाएगा? जब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैपेबल हो जाएगा टू इंस्टीट्यूट सूट। जैसे कि हमने 6 क्लॉज 3 में भी किया था कि अगर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जब तक कैपेबल नहीं होगा तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पे भी यहाँ पे बंदे का राइट सूट फाइल करने का राइट था, लेकिन उसका जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ये चीज क्लियर कर दूं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन अभी शुरू ही नहीं हुआ, मतलब कॉज ऑफ एक्शन अभी अक्रू ही हुआ ही नहीं। अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता तो वो सेक्शन 9 में चला जाता। यहाँ पे हम इमेजिन कर रहे हैं कि अगर वो बंदा जिंदा होता तो उसके पास इतना टाइम होता। यहाँ पे एग्जाम्पल है पहली, मान लीजिए कि ए ने बी को पैसे दिए, ठीक है, लोन दिया। अब ड्यूरिंग एज लाइफ टाइम बी कॉन्टिन्यूसली उसको पे कर रहा है। अब हो गई ए की डेथ। ए के बेटे को पता था कि बी को लोन दिया हुआ है और वो ऐसे पीरियोडिकली उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहा है। उसकी डेथ के बाद बी को लगा कि अब ए तो मर गया, अब मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं है, और उसने पैसे देने बंद कर दिए। अब अगर हम इमेजिन करें, मान लीजिए यहाँ पे बी ने, मान लीजिए उसने किस्तें मान रखी थी, 3 इंस्टॉलमेंट्स तो दे दी, 4th दी नहीं, ठीक है। अगर ये जिंदा होता तो उसका राइट टू फाइल अ सूट बनता ना। यहाँ पे जिस दिन बी ने उसको पैसे देने बंद कर दिए उसी दिन से ए का राइट बन गया था ना। तो अब यहाँ पे ए की डेथ के बाद अगर जैसे उसका राइट बनना था वैसे ही उसके बेटे का बन रहा है जो कि उसका एलआर है, लेकिन एलआर मान लीजिए माइनर है। तो जब तक एलआर मतलब ए का बेटा मेजर नहीं हो जाता तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये बात कर रहा है सेक्शन 16। पर हमने यहाँ पे एक चीज मिंगल नहीं करनी है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो अक्रू हुआ ही नहीं। अगर एक बार मतलब एक ही लाइफ टाइम के अंदर अंदर ये चीज हो जाती, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती, तो वो सेक्शन 9 में कवर हो जाता। वहां पे ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को एक्स्ट्रा टाइम ना मिलता। यहाँ पे क्या है कि जो कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वो उसकी डेथ के बाद ही हुआ है, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसके पास जो राइट होता अब उसके एलआर के पास है। दूसरी चीज, यहाँ पे हम सूट वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक तो प्रीएम्पशन को एनफोर्स प्रीएम्प्टरी राइट्स को एनफोर्स कराने के सूट्स नहीं कवर होते, मतलब सेक्शन 16 प्रीएम्प्टरी सूट्स पे एप्लीकेबल नहीं होता।
इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के सूट्स पे अप्लाई नहीं होता, और हेरिडिटरी ऑफिसेस के पे अप्लाई नहीं होता। अगर हम हेरिडिटरी ऑफिसेस के रिगार्डिंग किसी राइट के लिए सूट फाइल कर रहे हैं, देन वहां पे सेक्शन 16 अप्लाई नहीं होगा। अब 16 क्लॉज 1A का एक चीज तो ये है कि भाई अगर उसके पास जब राइट अक्रू हुआ उससे पहले पहले डेथ हुई। अब यहाँ पे दूसरी चीज है, वेयर राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट और एप्लीकेशन अक्रूज ओनली ऑन द डेथ ऑफ दैट पर्सन। अब ये चीज क्या हो सकती है कि जो राइट डेथ पे ही अक्रू होगा, ठीक है, तो वहां पे देखो अगर पर्सन की डेथ पे ही राइट अक्रू हो रहा है तो इट मीन्स उसके LR ही वो होगा, कैपेबल होगा सूट फाइल करने के लिए। लेकिन LR अगर मान लीजिए माइनर है, डिसेबल्ड है, हम कोई भी डिसेबिलिटी को कंसीडर कर सकते हैं, तो जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट करना स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अब ये इसकी कंडीशन कोई एग्जांपल अगर हम सोचे, यहाँ पे इंश्योरेंस एक अच्छा एग्जांपल है। देखिए जिस बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है तो उस पॉलिसी में अगर कोई भी हेर फेर हो रही है या कोई पे नहीं कर रही कंपनी, तो उस पॉलिसी को जो उसका नॉमिनी है या फिर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो उसके लिए सूट फाइल कर सकता है। लेकिन इंश्योरेंस क्लेम लेने का राइट अक्रू ही तब होगा जब पर्सन की डेथ हो जाएगी। यहाँ पे इंश्योरेंस की भी बात करें तो हम सिर्फ टर्म प्लान की बात कर रहे हैं। इंश्योरेंसेस कई तरीके के हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकते हैं, वो बंदे के जिंदगी भी अक्रू हो सकते हैं। यहाँ पे हम टर्म प्लान की बात कर रहे हैं। इन केस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है और वहां पे एग्जाम्पल है ये इसकी कि अक्रू ओनली ऑन द डेथ ऑफ पर्सन, क्या होगा कि जो चीज उसकी डेथ पे ही अक्रू होगी। या फिर मान लीजिए यहाँ पे यही एक अच्छी एग्जाम्पल है कि अगर इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है और वो नहीं कंपनी पे कर रही, तो उसके पहली चीज तो वो इंश्योरेंस प्लान लेने का राइट ही कब होगा, जब पर्सन की जो जिसका इंश्योरेंस हुआ है वो उसकी डेथ हो जाए। तो उसका LR अगर अप्लाई कर रहा है तो वो कब करेगा, जब वो कैपेबल हो जाएगा। 16 क्लॉज 1 में ये है। 16 क्लॉज 2 क्या बात कर रहा है कि इन केस जिसके अगेंस्ट हमने सूट फाइल करना, जिसके अगेंस्ट सूट या एप्लीकेशन फाइल करनी है, जब कॉज ऑफ एक्शन अक्रू हुआ उससे पहले पहले उसकी डेथ हो गई, या अक्रू ही तब होगा जब उसकी डेथ हो जाएगी। यहाँ पे 16 क्लॉज 1 प्लेंटिफ की बात कर रहा है, 16 क्लॉज 2 डिफेंडेंट की बात कर रहा है। तो वहां पे जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो हम डिफेंडेंट के LRs को देखेंगे कि वो कब कैपेबल होंगे। जब वो कैपेबल हो जाएंगे कि वो अपना सूट डिफेंड कर सके, तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन को हम कंप्यूट करना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल 16 क्लॉज 2 की कैसे लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे यही एग्जांपल को हम लेते हैं। यहाँ पे A की डेथ नहीं हुई है, यहाँ पे B की डेथ हुई है। B के बेटे को पता था कि पैसे देने हैं, या उसको पता ही नहीं है कि पैसे देने हैं, लेकिन एक पर नोट के थ्रू हमने उस चीज को भरा रखा है। अब इसकी डेथ हो गई, इसको पता नहीं है, तो इसने पेमेंट्स करनी बंद कर दी। A ने इसको कहा भी कि भाई आपके फादर ने मेरे से पैसे लिए हुए थे। अब यहाँ पे B ने मना कर दिया कि मुझे तो पता नहीं, मैं तो छोटा हूं तो मैं तो पे नहीं कर सकता। लेकिन A के तो पैसे गए हुए हैं ना। अगर B होता
बी पैसे देने से मना करता तो ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता। ऐसे ही क्योंकि अगर बी का बेटा उससे सब कुछ इनहेरिट कर रहा है तो जो बी की लायबिलिटीज हैं वो भी उसको पे करनी पड़ेगी। अब ए बी के बेटे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो अगर माइनर है, जब वो मेजर हो जाएगा तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंप्यूट होना स्टार्ट होगा। और यहाँ पे ये है कि अक्रू जो राइट टू स्यू है वो अक्रू ही तब होगा जब डिफेंडेंट की डेथ हो जाती है। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जिसमें से पार्टीशन करवानी है या कुछ भी है, वहां पे अगर पहले तो म्यूचुअली सब कुछ सही चल रहा था कि भाई जब तक ये बंदा है तब तक हम सभी साथ में रहेंगे, लेकिन जब उसकी डेथ हो जाएगी तो हमारे बीच में इक्वल पार्टीशन हो जाएगा। तो जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती तब तक पार्टीशन का सूट फाइल नहीं हो सकता। तो अब ऐसे केस में जब डिफेंडेंट की डेथ हो गई तो उसका जो एलआर है वो सूट को डिफेंड करेगा अगर हम सूट फाइल कर रहे हैं तो जो एलआर है जब तक वो कैपेबल नहीं हो जाता तब तक सूट फाइल नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे सेक्शन 16 क्लोज 1 प्लेंटिफ के बारे में बात कर रहा था, 16 क्लोज 2 डिफेंडेंट के बारे में बात कर रहा था, और क्लोज 3 में हम पहले ही कर चुके हैं जो प्रीएम्प्टरी सूट्स के राइट है, या फिर पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर हेरिडिटरी ऑफिसेस के रिगार्डिंग आपने सूट फाइल करना है, वो सेक्शन 16 में कवर नहीं होते। ये ओवरऑल सेक्शन 16 था। नेक्स्ट हम सेक्शन 17 करते हैं। हाँ जी, अब हम कर रहे हैं सेक्शन 17 जो कि बात कर रहा है इफेक्ट ऑफ फ्रॉड और मिस्टेक। मतलब अगर किसी पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक की वजह से कोई आपका राइट ब्रीच हो रहा है, या तब आप उस ब्रीच के अगेंस्ट कोई रिलीफ लेना चाहते हो, तब आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब स्टार्ट होगा ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर कोई सूट या एप्लीकेशन है ही फ्रॉड पे बेस, मतलब कि किसी बंदे ने आपके अगेंस्ट कुछ फ्रॉड किया, आप उसकी रिलीफ लेने के लिए मान लीजिए कोई सूट फाइल करना चाहते हो, तो अब वो सूट बेस्ड ऑन फ्रॉड हो गया। अब फ्रॉड के कारण ही आपका राइट ब्रीच हुआ, अदरवाइज आपको कोर्ट में जाने की जरूरत ना पड़ती। अगर कोई सूट या एप्लीकेशन फ्रॉड पे बेस्ड है, या फिर आपका कोई राइट बनता है या आपका कोई टाइटल है किसी चीज पे, उस चीज को फ्रॉड के थ्रू छुपाया गया आपसे कि भाई आपका राइट है। जब आपका नॉलेज आपकी राइट के रिगार्डिंग या आपके टाइटल के रिगार्डिंग आपकी नॉलेज को बाय फ्रॉड एक तरीके से कंसील किया जा रहा है, भाई आपको पता ही ना लगे, या फिर कोई मिस्टेक हुई है और उसकी वजह से मान लीजिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करते हैं कि मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से सामने वाले बंदे को काफी लॉस हो गया। अब वहां पे अगर रिलीफ लेनी है तो ऐसे केसेस के सूट्स, या फिर आपका राइट किसी चीज पे बन रहा है और वो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी ने प्रॉपर्टी कोई विल बना के गया है आपके फेवर में, और आपका राइट बन रहा है उसकी प्रॉपर्टी पे, लेकिन वो राइट आप एस्टैब्लिश कैसे करोगे? उस विल के थ्रू ना। उस जो विल है वो एक डॉक्यूमेंट है, उस विल को फ्रॉडुलेंटली कंसील किया गया, मतलब छुपा दिया गया है। तब पीरियड ऑफ लिमिटेशन तब कब तक नहीं शुरू होगा, जब तक या तो पहले चीज तो आपका राइट कब बनेगा, कॉज ऑफ एक्शन कब अप्रूव होगा, जब आपको पता चलेगा ना कि यहाँ पे ये गलती थी या फिर यहाँ पे ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तब आपको पता लगेगा भाई मेरा ये राइट इनफ्रिंज हुआ है। जब तक आपको पता ही नहीं है, तब तक जब तक आपकी नॉलेज में ही नहीं है, इट मीन्स कॉज ऑफ एक्शन अक्रू नहीं हुआ। तो जब तक फ्रॉड और मिस्टेक डिस्कवर नहीं हो जाती, या फिर कई बार चीजें बिल्कुल सामने होती हैं लेकिन हम डिलीजेंट नहीं होते,
एक्टिव नहीं होते। जब या फिर वो सामने है और हम रीजनेबल डिलीजेंस से उसको इजीली पता करा सकते हैं, या फिर क्या है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट कंसील किया गया, जैसे विल की मैंने बात की, या तो हम जिस दिन हम उस चीज को फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस कर रहे हैं या इसकी प्रोडक्शन को, मान लीजिए हमें किसी तरीके से पता चल गया कि वो बंदा विल बना के गया, जिस बंदे के ने छुपाई हुई है हमें ये भी पता है, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट से ऑर्डर लेके जा रहे हैं कि वो विल लेके आओ, तो अब आप उसकी प्रोडक्शन को कंपेल कर रहे हो। तो ऐसे केस में जब आप कंपेल कर सकते हो, तब जिस दिन ये चीजें हो गई, मीन्स आपका कॉज ऑफ एक्शन हो गया शुरू, तो वहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन रन करना स्टार्ट हो जाएगा। पर जब तक ये चीजें नहीं होती तब तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन बिगिन नहीं होगा। ये सेक्शन 17 का क्लोज 1 कह रहा है, पर इसकी एक प्रोवाइजो है। हाँ जी, अभी इसकी प्रोवाइजो क्या कह रही है? प्रोवाइजो कह रही है कि इस नथिंग इन दिस सेक्शन शैल एनेबल एनी सूट और एप्लीकेशन टू रिकवर और एनफोर्स एनी चार्ज और सेट असाइड एनी ट्रांजैक्शन अफेक्टिंग एनी प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए फ्रॉड करके, मिस्टेक की वजह से, या मैंने कोई डॉक्यूमेंट कंसील करके क्या किया, एक प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लिया, उस प्रॉपर्टी को मैंने प्रॉपर्टी को बेच दिया। मान लो एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड मैंने फ्रॉड किया, मैंने एक बंदे को बेच दी और सब्सिक्वेंटली दूसरे बंदे को भी बेच दी, जो पहले वाला उसके साथ फ्रॉड किया। अब पहले वाला बंदा उसके अगेंस्ट सूट फाइल करना चाह रहा है, तो उसका सूट कब तक नहीं फाइल होगा? जब तक उसको पता नहीं लगेगा कि पीरियड ऑफ फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, उसका पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं होगा। पर अब इसी के रिगार्डिंग बात क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल दी कि उसने किसी और बंदे को भी बेच दी, और जो अगला बंदा, उसको ना तो फ्रॉड के बारे में कुछ भी पता था, ना ही उसकी नॉलेज थी, ना ही उसका रीजन टू बिलीव था, वो फ्रॉड की पार्टी भी नहीं था, और उसने वैल्यूएबल, मतलब वो जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है वो वैल्यूएबल कंसिडरेशन से खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है। अब यहाँ पे उस बंदे का क्या कसूर? नहीं ना। तो यहाँ पे उस प्रॉपर्टी पे चार्ज या उस ट्रांजैक्शन को हम सेट असाइड नहीं करा सकते। ऐसा नहीं है कि जो ये बंदा है वो जिसने फ्रॉड किया उसके अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं ले सकता, वो तो लेने का राइट बन रहा है, पर जो जिसके थ्रू इसके पास प्रॉपर्टी गई है वो ट्रांजैक्शन को सेटिस्फाइड नहीं करवाया जा सकेगा, या उस प्रॉपर्टी पे चार्ज नहीं जाएगा उस पर। ठीक है, तो ऐसे ही मिस्टेक के बारे में बात की है कि अगर मिस्टेक के सब्सिक्वेंट टू मिस्टेक अगर कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफर हुई है, तो वहां पे वही वो बंदे ने वैल्यूएबल कंसिडरेशन दे के खरीदी है, और वो पार्टी नहीं था मिस्टेक का, और उसको पता भी नहीं था, और रीजन टू बिलीव करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। तो यहाँ पे क्योंकि वो बंदा भी इनोसेंट है, अगर किसी एक पर्सन ने कोई गलती की है तो दूसरा जो कि इनोसेंट है उसको लॉ पनिश नहीं करेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो यहाँ पे, और तीसरी चीज कंसील्ड डॉक्यूमेंट के केस में भी, मान लीजिए यहाँ पे विल की मैंने बात की थी, विल में जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी किसी ऐसे बंदे को जो कि पार्टी भी नहीं था, जिसको कंसीलमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने अच्छे खासे पैसे देके खरीदी, और उसके पास नॉलेज होने का भी कोई सोर्स नहीं था, ना ही उसको ऐसा बिलीव होने का कोई रीजन था कि भाई ये हो सकता है ये कोई घपले वाली प्रॉपर्टी हो। तो अब यहाँ पे वो इनोसेंट बंदा है, और उसके साथ हम एक के साथ जस्टिस करते करते दूसरे के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो यहाँ पे जो ओरिजिनल जिसके साथ फ्रॉड हुआ है या मिस्टेक के कारण उसका नुकसान हुआ है, या फिर क्या कहते हैं उसका डॉक्यूमेंट वगैरह कंसील किए गए थे, तब ऐसे केस में वो बंदा कंपनसेशन ले सकता है, सामने वाले बंदे को पनिश भी करवा सकता है,
बट यहाँ पे इस बंदे की जो ट्रांजैक्शन है, जिसमें जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, उस ट्रांजैक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेक्शन 17 क्लॉज 2 में क्या बात है, अगर मान लीजिए मैंने एक डिक्री ले ली सामने वाले बंदे से पैसे लेने के लिए, और सामने वाला बंदा बाय फ्रॉड या फोर्स अब मुझे किसी तरीके से रेजिस्ट कर रहा है कि मैं उसकी एग्जीक्यूशन ना डाल सकूं, तो जब तक वो फ्रॉड और फोर्स एग्जिस्ट करेगी, मतलब हमें नहीं पता कि ये चीज़ है, तब तक मैं एप्लीकेशन नहीं डाल सकती। और इतने टाइम पीरियड में टाइम निकल गया। अब जब मुझे पता चला, उसके 1 साल के अंदर अंदर या तो फ्रॉड का पता चल गया या मेरे पे जो फोर्स थी वो खत्म हो गई। अब जब वो चीज़ हो गई, उसके 1 साल के अंदर अंदर मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डालनी है कि मेरे को तो सामने वाले बंदे ने या तो मेरे साथ फ्रॉड किया था इसलिए मुझे एग्जीक्यूशन नहीं मैं डाल सका, या फिर मेरे ऊपर फोर्स थी कि भी मैं इस टाइम के अंदर अंदर एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन नहीं लगा सका। तो मेरा अब टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दीजिए प्लीज़, मुझे अब एग्जीक्यूशन डालने की परमिशन दीजिए। तो ऐसे केस में कोर्ट जब प्रूव हो गया कि देयर वाज फोर्स और फ्रॉड, तो वहाँ पे कोर्ट जब प्रूव होने के बाद मेरा टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकती है, मुझे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बाद भी एग्जीक्यूशन फाइल करने दे सकती है। ठीक है, तो क्लियर है ये चीज सेक्शन 17 कि एक बंदा अगर डिफेंडेंट की चालाकी का फायदा नहीं उठाने देगा, यहाँ पे सेक्शन 17 के में यही चीज है कि प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की चालाकी की वजह से नुकसान ना झेलना पड़े।